हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम कल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम क्लास 10th की सोशल साइंस की अलग अलग बुक्स पे वर्क करेंगे और उसी में हम सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की बुक पे काम करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। क्लास 9th में आपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में पढ़ा है। उसमें आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था चेक एंड बैलेंस का, जिसमें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों के बीच पावर को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी चैप्टर में हमें उसी कंसेप्ट को क्या करना है, पढ़ना है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको पावर शेयरिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगा, आपको बताएगा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के होने के साथ साथ उसमें पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को भी आपको क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। अदरवाइज जो उसका रिजल्ट होगा वो आपके लिए नेगेटिव आ सकता है। बट अगर पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को हम लगाएंगे तो हो सकता है कि वहां पर जो रिजल्ट है वो अकॉर्डिंग टू दी विशेष है, यानी कि जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो पावर शेयरिंग का चैप्टर है आपका, बेसिकली दो स्टोरीज के ऊपर बेस है। ये दो स्टोरी आपको पावर शेयरिंग के कंसेप्ट के ऊपर काम करती है, यानी कि ये दो स्टोरी बताती है कि अगर पावर शेयरिंग किया तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं। नेगेटिव रिजल्ट भी बताएगी और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी बताएगी। उन दो स्टोरी में सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और एक छोटी सी कंट्री है, इतना बड़ा नहीं है, हमारे हरियाणा के लगभग कंट्री है और इसका पॉपुलेशन है जो वो 1 करोड़ के आसपास है। हमारे हरियाणा से बिल्कुल आधा, हरियाणा का जो पॉपुलेशन है उससे आधा पॉपुलेशन क्या है, बेल्जियम का है। उसके साथ साथ जो बेल्जियम का कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा कि जो बेल्जियम का कैपिटल है वो बताइए। तो आपको याद रखना है जो कैपिटल है बेल्जियम का वो है जी ब्रुसेल्स। अब अगला जो टॉपिक, जो इसका सबसे मेन टॉपिक है, वो है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इसमें आप देखेंगे कि जो बेल्जियम है वहां पर किस तरीके से पॉपुलेशन का डिवाइडेशन है। यहां वर्ड आता है एथनिक, एथनिक वर्ड आता है। एथनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी कि लैंग्वेज के बेस पर, रिलीजन के बेस पर आप एक कॉमन आइडेंटिटी रखते हैं। यानी कि जैसे कि हम इसी की बात करें तो इसमें दो लैंग्वेज के बेस पर अलग अलग एथनिक कंपोजिशंस बनी हुई है, जैसे कि डच है और फ्रेंच है। उसे हम बोलते हैं एथनिक ग्रुप्स, यानी कि सोशल ग्रुप्स। इसमें हम देखते हैं जो इसका एथनिक ग्रुप जो कंपोजिशन है वो है, एक रीजन है फेल्मिश रीजन, जो कि बेल्जियम के नॉर्थ में। ये फेल्मिश रीजन में 59% जो पॉपुलेशन है वो रिसाइड करती है, रहती है, और वो कौन सी लैंग्वेज को यूज करती है, डच लैंग्वेज को यूज करती है। उसके साथ साथ जो साउथ का पार्ट है बेल्जियम का वो किसका है, वेलोनिया रीजन का है। और इस रीजन में 40% पॉपुलेशन क्या करती है, रहती है, और ये कौन सी लैंग्वेज को यूज करती है, फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करती है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो 1% बाकी पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज को यूज करती है, जर्मन लैंग्वेज को यूज करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो ये कंपोजिशन है पूरी कंट्री का, इसके अलावा कैपिटल जो ब्रुसेल्स है उसमें भी जो कंपोजिशन है वो एक डिफरेंट कंपोजिशन है। यहां पर जो 80% पॉपुलेशन है वो फ्रेंच स्पीकर्स है और जो 20% पॉपुलेशन है वो डच स्पीकर, यानी कि डच लैंग्वेज को यूज करती है। तो देख सकते हैं आप, छोटी सी कंट्री है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें भी कितना कॉम्प्लेक्स मामला है अलग अलग लैंग्वेज को लेकर। हालांकि जो मेजोरिटी देखी जाए, अगर पूरी कंट्री की बात की जाए तो मेजोरिटी में कौन है, डच स्पीकर्स है, यानी कि 59% पॉपुलेशन इनकी है। बट यहां पर उल्टा है, यहां पर जो पावरफुल पर्संस होंगे, जो पावरफुल पीपल्स होंगे वो कौन से होंगे, फ्रेंच लैंग्वेज वाले। यहीं से जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो स्टार्ट होगा। अब इन दोनों कम्युनिटीज में, इन दोनों ग्रुप्स में
कंफ्लिक्ट के जो कारण थे वो दो रहे। मेन दो कारणों से इन दोनों ग्रुप्स में क्या हुए हैं, कंफ्लिक्ट हुए। पहला कंफ्लिक्ट यही था कि फ्रेंच है मोर पावर्स एंड रिच, यानी कि जो फ्रेंच पीपल्स थे, जो फ्रेंच स्पीकर्स थे, उनके पास ज्यादा पावर कंसंट्रेट थी और वो डच से ज्यादा पैसे वाले थे, यानी कि उनसे ज्यादा अमीर थे। इस वजह से भी डच लोगों को लगता था कि मेजोरिटी में हम हैं, पावर हमारे पास होनी चाहिए, डोमिनेंस हमारा होना चाहिए। बट डोमिनेंस है किसका? डोमिनेंस है फ्रेंच लैंग्वेज वालों का। एक और रीजन था, अब गवर्नमेंट किसकी है, पावर किसकी है? फ्रेंच वालों की। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसकी पावर होगी वही पॉलिसी को बनाएगा, पॉलिसी मेकिंग वही करेगा। और ये पॉलिसी मेकिंग जो ये कर रहे थे, जो पॉलिसीज बना रहे थे, उसका जो बेनिफिट था डच तक बहुत ज्यादा लेट तक पहुंच रहा था, बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, यहां बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा था। इस बात से भी दोनों में कंफ्लिक्ट था। डच वाले कहते थे कि हम इस कंट्री के सिटीजन्स हैं, हमें भी उन पॉलिसीज के का बेनिफिट मिलना चाहिए। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसको लेकर लगभग 1950 से बाद से इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत सारा कंफ्लिक्ट चला। और उसी कंफ्लिक्ट को अब गवर्नमेंट, देखो यहां पर कंफ्लिक्ट हुआ, तो यहां पर अगर गवर्नमेंट पावर शेयरिंग नहीं करेगी तो ये जो कंफ्लिक्ट है वो आगे जाकर और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कंट्री पे डालेगा। बट यहां पर हुआ क्या, ये गवर्नमेंट ने बड़ी सूझबूझ दिखाई, बड़ा सहज तरीका अपनाया और इन्होंने अकोमोडेशन किया, यानी कि अलग अलग जो ग्रुप्स थे उनमें सुलह करवाई, वो आपस में बैठे और एक एग्रीमेंट किया जिसे हम बेल्जियम मॉडल के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। इसमें बच्चे अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम के लिए बेल्जियम गवर्नमेंट ने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए, जो कि 1970s टू 1993 तक किए। इस ईयर में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट्स किए, 4 अमेंडमेंट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे नेचर को इन्होंने क्या कर दिया, बदल के रख दिया। और 4 टर्म्स जिसपे ये एग्री करे, जिसे हम बेल्जियम मॉडल के नाम से भी जानते हैं, वो कौन कौन सा था? इन्होंने फर्स्ट चीज कही कि हम सेंटर गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स रखेंगे उनकी जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर टोटल 30 मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इनमें से 15 और 15 का रेशो रहेगा, यानी कि 15 होंगे डच लैंग्वेज वाले और 15 होंगे फ्रेंच लैंग्वेज वाले। पहले चीज पे ये एग्री किए। दूसरी चीज वो यहां पर थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर शेयर किया, यानी कि यहां पर सबऑर्डिनेट नहीं माना, स्टेट गवर्नमेंट को क्या नहीं माना, सबऑर्डिनेट नहीं माना, एक यूनिट के अकॉर्डिंग उसे क्या की गई, पावर शेयर की गई, इक्वल रखा गया स्टेट और सेंटर को। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी उतनी ही पावर है यहां पर जितनी की सेंट्रल गवर्नमेंट को। 2 तरीके पे बात यहां पर एग्री हुई। तीसरी बात जो थी वो थी बच्चे कैपिटल को लेकर। ब्रुसेल्स जो सिटी था उसमें भी कंपोजिशन बहुत ज्यादा डिफरेंट था, उस पे भी इन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया कि भाई कैपिटल की जो गवर्नमेंट होगी वो भी डिफरेंट गवर्नमेंट होगी। यानी कि पहला गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, और जो थर्ड गवर्नमेंट होगा वो कैपिटल गवर्नमेंट होगा। यानी कि ब्रुसेल्स के लिए अलग से एक क्या बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी, और उसमें भी मिनिस्टर्स के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपने पहले जैसे देखा ना कि बेल्जियम की जो कैपिटल है उसमें 80 और 20 का रेशो था। इस वजह से फ्रेंच वहां पर क्या कर रहे थे, डोमिनेंस में थे। इस वजह से फ्रेंच ने वहां पर एग्री किया कि हम डच वालों को क्या कर रहे हैं, यहां पर मोर पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि इक्वल राइट दे रहे हैं। ये 3 बातें
और अब एक नेक्स्ट जो कंडीशन थी वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? इन्होंने एक और फॉर्मूला निकाला। इन्होंने कहा झंझट ही छोड़ते हैं, क्या कि हम लैंग्वेज रिलीजन को लेकर कोई कंफ्लिक्ट करेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि किसके ऊपर बेस होगी, रिलीजन के बेस पे होगी, लैंग्वेज को लेकर होगी। यानी कि एक लैंग्वेज के पर्संस एक अपनी अलग से एक डिफरेंट गवर्नमेंट को बनाएंगे जो कि क्या करेगी, एजुकेशनल या कल्चरल या फिर जो रिलीजियस पर्पस के कुछ एक्ट्स हैं उनको वो क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी। यानी कि लॉज बनाएगी, वो किसके फील्ड में बनाएगी, या तो कल्चर के बेस पर लॉ बनाएगी या फिर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए वो लॉज को क्रिएट करेगी। तो बेल्जियम का ये मॉडल रहा जिससे कि दोनों कम्युनिटीज क्या हुई, एग्री करी। और ये कौन सी थी, जैसे हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स के नंबर को इक्वल रखा गया। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसमें, किसको किया, स्टेट गवर्नमेंट को। और तीसरा था कैपिटल गवर्नमेंट, यानी कि ब्रुसेल्स में एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें भी मिनिस्टर्स के नंबर को क्या रखा गया, इक्वल रखा गया। फोर्थ था कम्युनिटी गवर्नमेंट, और कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या था कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए, लैंग्वेज पर्पस के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाई गई गवर्नमेंट थी, जो एक कल्चर का, एक लैंग्वेज का पर्सन क्या करता था, बनाता था। और ये किस पे लॉ बना सकती थी, ये बना सकती थी कल्चर पर, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, या कोई रिलीजियस पर्पस था जो उसके लिए, हाँ पीछे जो मैंने बोला एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसके लिए ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकती। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखें। ये हो गया, यानी कि यहां हमने क्या देखा बच्चे कि बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, अकोमोडेट किया, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के होने के नाते उसने कंसेप्ट कौन सा अडॉप्ट किया, पावर शेयरिंग का। और ये पावर शेयरिंग का कंसेप्ट जैसे ही उसने अडॉप्ट किया और लास्ट में इतना उसमें पीस आया, मतलब इतना स्टेबिलिटी आया कि यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर किसे बनाया, उस सिटी को जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। यानी कि ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन ने क्या बनाया, अपना हेडक्वार्टर बनाया। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना हेडक्वार्टर बना रही है तो वही बनाएगी जहां पर स्टेबिलिटी हो, जहां पे पीस हो। तो यूरोपियन यूनियन ने ब्रुसेल्स सिटी को चुना, क्यों, क्योंकि उन्होंने इस एग्रीमेंट को फॉलो किया था और अपने बेल्जियम कंट्री में क्या किया था, पीस को स्टैब्लिश किया था। अब ये कंट्री के साथ साथ जो नेक्स्ट कंट्री है श्रीलंका, उसमें देखते हैं कि किस तरीके का कंपोजिशन था, किस तरीके के कंफ्लिक्ट थे, क्योंकि श्रीलंका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या वो पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को अडॉप्ट करेगी, और करेगी तो किस तरीके से करेगी, और नहीं करेगी तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो किस तरीके के होंगे। क्योंकि बेल्जियम ने तो अपना पावर शेयरिंग का कंसेप्ट अडॉप्ट किया और उस कंसेप्ट को अडॉप्ट करने से जो रिजल्ट आए वो क्या है, बहुत पॉजिटिव आए। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि यूरोपियन यूनियन ने अपना जो हेडक्वार्टर था वो ब्रुसेल्स सिटी को बनाया। बट श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका में जो श्रीलंका है हमारी एक नेबरिंग कंट्री है और हमारे साउथ इंडिया से वो क्या करती है, कुछ ही डिस्टेंस पे लगी हुई है। जो हमारा तमिलनाडु जो कोस्ट है उससे बहुत थोड़ी डिस्टेंस पे कौन सी कंट्री है, श्रीलंका है, यानी कि एक आइलैंड नेशन है। अब श्रीलंका का जो कंपोजिशन, श्रीलंका का जो कंपोजिशन है वो हमें समझना होगा। बट उससे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो श्रीलंका की जब इंडिपेंडेंट नेशन बना तो कौन सा ईयर था, ईयर 1948। ये पूछा जाता है कि जो श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंट नेशन कब बना, तो ये कौन सा ईयर था, 1948 था। ठीक है, श्रीलंका जैसे ही इंडिपेंडेंट बना तो यहां पर दो कम्युनिटीज यानी कि दो सोशल ग्रुप्स क्या कर रहे थे, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। जैसे कि यहां पे हम समझते हैं, एक बच्चे था सिनालास, एक था तमिल, यानी कि दो लैंग्वेज थी यहां पे, एक था सिनाला लैंग्वेज वाला ग्रुप और एक था
तमिल लैंग्वेज वाला ग्रुप। और यहां पे हमें ध्यान रखना है कि इसका जो रेशियो था, यानी कि इसका जो परसेंटेज था, वो टोटल पॉपुलेशन का कितना था, 74% था। अब 74% इसका था, तो इसका कितना था, इसका था 18%। ठीक है। और जो सिनालास थे वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट रिलीजन को ये फॉलो करते थे। ठीक है। और इधर से तमिल या तो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे। ठीक है। बट तमिल वाली साइड में तमिल्स दो पार्ट में डिवाइड थे, यानी कि इसमें भी तमिल्स में भी क्या था, डिवाइडेशन था। जैसे कि एक था श्रीलंकन तमिल्स, जिसे लिखा हुआ नेटिव तमिल्स, और एक था इंडियन तमिल्स। यहां पर भी अलग अलग था। अब बच्चे, श्रीलंकन और नेटिव तमिल्स तो वहीं के रहने वाले लोग थे जो तमिल लैंग्वेज को यूज करते थे। बट इंडियन तमिल्स क्या, इंडियन तमिल्स हमारे कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से माइग्रेट होके गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर, और वहां पर जाके क्या हो गए थे, बस गए थे। उन्हीं को क्या बोला जाने लगा, इंडियन तमिल्स बोला जाने लगा। और इसी में जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो कितने परसेंट थे, 13% थे, और जो इंडियन तमिल्स थे वो कितने थे, 5% थे। यहां भी देखो, यहां भी क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन है। हालांकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, पॉपुलेशन है इसकी जो 2 करोड़ के आसपास है। बट फिर भी इतनी छोटी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जो इसका कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। रिलीजन भी अलग अलग है, लैंग्वेज भी अलग अलग है, और इसके साथ एक और रिलीजन आता है जो कि 7% है, जो कि क्या है, क्रिश्चियंस है, जो कि दोनों लैंग्वेज को यूज करता है, बोथ सिनाला लैंग्वेज को भी और तमिल लैंग्वेज को भी। श्रीलंका जैसे ही इंडिपेंडेंट नेशन बना तो उसने एक आइडियोलॉजी को फॉलो किया, जो आइडियोलॉजी थी मेजोरिटेरियनिज्म। ये मेजोरिटेरियनिज्म जो आइडियोलॉजी थी वो मेजोरिटी रूल पे बेस्ड थी। ये आइडियोलॉजी का कहना था कि जो मेजोरिटी होगी किसी भी कंट्री की वो रूल करेगी, और वो अपनी विशेष के अकॉर्डिंग रूल करेगी, अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग रूल करेगी। वो माइनॉरिटीज की जो डिमांड और विशेष होगी उसको क्या करेगी, इग्नोर करेगी। इसी प्रकार जो श्रीलंका में सिनाला गवर्नमेंट आई, उसने भी इसी आइडियोलॉजी के अंदर तमिल्स को क्या किया, इग्नोर किया। इसी में पहले 1956 में एक एक्ट पास किया। ये एक्ट क्या कह रहा था, ये एक्ट कह रहा था जो सिनाला लैंग्वेज है, कौन सी, सिनाला जो लैंग्वेज है वो क्या होगी, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे वर्क हैं वो कहां, कौन सी लैंग्वेज पे होंगे, सिनाला लैंग्वेज पे होंगे। यहां पर भी तमिल लैंग्वेज को कोई प्रमोशन के लिए कुछ नहीं किया गया। इसी में दूसरा स्टेप जो उठाया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने वो ये था कि जो एजुकेशन, यानी कि यूनिवर्सिटीज थी, जो इसमें सीट्स थी, प्लस जो जॉब्स थी, यानी कि यूनिवर्सिटी एडमिशन में और जॉब्स में सिनालाज को प्रायोरिटी पे रखा गया। इसमें तमिल्स को क्या किया गया, फिर मार्जिनलाइज कर दिया, यानी कि फिर दरकिनार कर दिया। बिल्कुल, इसमें फिर इस चीज को लेकर तमिल में और सिनालाज में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ा। इसी में जो तीसरी चीज थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशन में बुद्धिज्म को, यानी कि जो बुद्धिज्म था, यानी कि जो बुद्धिज्म आइडियोलॉजी थी उसको क्या किया गया, प्रमोट किया गया। इसे भी एज ए ऑफिशियल रिलीजन अडॉप्ट किया गया, और स्टेट क्या करेगा, इसको प्रमोट करेगा और इसको फंड करेगा। यहां पर फिर से हिंदू और मुस्लिम जो रिलीजन था उसको साइड पे रखा गया। इन सभी चीजों को लेकर तमिल्स और सिनालाज आमने सामने आ गए।
अब जैसे कि बेल्जियम ने किया था, अगर अगर ये जो कंपोजिशन था उसे अकोमोडेट करते, उसे बैठकर उस पर बात करते, उस पर एग्रीमेंट करते, यानी कि पावर शेयरिंग करते, तो कहानी बेल्जियम जैसी होती, वहां पर स्टेबिलिटी आई थी, यहां पर भी आ जाती। बट जो सिनाला गवर्नमेंट थी उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने स्ट्रिक्टली स्टेप्स उठाए किसके अगेंस्ट, तमिल्स के अगेंस्ट। और यहां पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी, और ये ऑर्गेनाइजेशंस श्रीलंकन तमिल्स ने बनाई। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या कर रही थी, गवर्नमेंट से अपने राइट्स की डिमांड कर रही थी। वो कह रही थी कि हमें एजुकेशन में, हमें जॉब्स में क्या किए जाए, हमें राइट्स दिए जाएं, हमें प्रायोरिटी पे रखा जाए, सिनालास की तरह हमें भी जॉब्स चाहिए। उसी के साथ साथ यहां जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो डिमांड कर रहे थे मोर ऑटोनॉमी की, रीजनल ऑटोनॉमी की। यहां पर उन्होंने एक स्टेट की डिमांड की, जिस स्टेट जिसे वो बोल रहे थे तमिल इलम। और यहां से भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज तमिल इलम। तो ये एक सेपरेट स्टेट की डिमांड है जो कि श्रीलंकन नेटिव्स के द्वारा की जा रही थी। बट ये डिमांड को, और जो एजुकेशनल राइट्स की डिमांड थी, जो जॉब्स को लेकर जो डिमांड थी, उसको सिनाला गवर्नमेंट ने क्या किया, डिनाई कर दिया। और इसी डिनाई की वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर आ गया, यानी कि सिविल वॉर हो गया। अब सिविल वॉर क्या होता है बच्चे? सिविल वॉर जब एक ही कंट्री में दो डिफरेंट ग्रुप्स आपस में कंफ्लिक्ट, उनका आपस में कंफ्लिक्ट हो जाए और वो एक वॉर की तरह लगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। ये श्रीलंका में कंडीशन आई क्योंकि सिनाला गवर्नमेंट ने यहां पर कोई स्टेप नहीं उठाए, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई जो तमिल्स की डिमांड थी उसको उन्होंने फुलफिल नहीं किया। और यहां पर तमिल्स और बीच सिनालास के बीच इतना कंफ्लिक्ट हुआ कि वो आगे चलकर क्या, किसका फॉर्म लिया, उसने सिविल वॉर का फॉर्म लिया। इस सिविल वॉर में श्रीलंका को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी। बहुत सारे लोग यहां पे मारे गए, बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा, रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ा। तो देखो यहां पर पावर शेयरिंग नहीं की तो इसके कितने नेगेटिव इंपैक्ट्स आए। हालांकि श्रीलंका एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट उसने पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को अडॉप्ट नहीं करके अपने लिए क्या लेके आई, नेगेटिव रिजल्ट लेके आई। इन दो स्टोरियों से हमें पता लगता है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री पावर शेयर नहीं करेगी डिफरेंट ग्रुप्स के बीच या डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच, तो बात नहीं बनेगी, उसमें जो स्टेबिलिटी है, जो पीस है, वो स्टैब्लिश नहीं होगी। तो जो ये दो स्टोरीज थी हमने इस पार्ट में समझ ली। जो अगला हमारा पार्ट आएगा इसी चैप्टर का होगा, उसमें हम नेक्स्ट जो दो टॉपिक्स हैं जो बचे हैं, एक तो रीजंस बिहाइंड पावर शेयरिंग, यानी कि हमें पावर शेयर क्यों करना चाहिए, और जो लास्ट है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में 4 फॉर्म्स को हम पढ़ेंगे, जो हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।